अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो व्यूज़, होता क्या है कि अक्सर ज़िंदगी में हमारा सामना ऐसे लोगों से हो जाता है, हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उनके साथ शुरू कर देते हैं जो हमारी वर्थ को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐसा कहेंगे जो हमारी जो सेल्फ इस्टीम है, जो हमारी सेल्फ वर्थ है उसको लो कर रहे होंगे, या हमारी जो शाइन है, हमारी लाइट है उसको डिम करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने बिहेवियर से, अपने अल्फाज से। लेकिन ऐसे में आप सबको अपनी वर्थ खुद मालूम होनी चाहिए। आपको अपनी वैलिडेशन के लिए किसी पर एक्चुअली में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का खुद अंदाज़ा होता है, वो दूसरों की अटेंशन, दूसरों से वैलिडेशन सीख नहीं कर रहा होता। लोग जो मर्ज़ी कहें, लोग अच्छा बुरा दोनों तरीक़ों से कहते हैं, लेकिन आपको अपनी नज़र में ऊपर होना चाहिए, ख़ुद को रिस्पेक्ट और वैल्यू देना आना चाहिए। और आपको ख़ुद पता होता है इंसान कितने पानी में है, और हर इंसान स्ट्रगल करके किसी ना किसी मकाम पर पहुंचता है। बट डोंट लेट द पीपल डिम योर एक्चुअल शाइन एंड लाइट। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का अगर हम मौसम देखें तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कुछ मकामात पर, स्पेशली रात में भी, रात के औकात में भी कुछ जगहों पर बारिश जो थी वो रिकॉर्ड की गई। आज सुबह भी मौसम अच्छा था, लेकिन अभी आने वाले 24 आवर्स में मौसम कैसा रहेगा, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लेकिन एक्चुअली मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अरूज महमूद। अरूज, बताइएगा कैसा रहेगा लाहौर का मौसम? कुदरत मेहरबान हो चुकी है। आज सुबह सवेरे से ही आसमान पर काले बादलों का घेरा दिखाई दिया और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी आई है। आज का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 35 और कम से कम 27 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 57% रिकॉर्ड किया गया है। शहरी इस बदलते मौसम से इंतहाई खुश हैं, क्योंकि देखा गया था कि माह अगस्त का जो आगाज़ है वो इंतहाई गर्म था और अगस्त का महीना भी गर्म तरीन महीनों में इसका शुमार किया जाता है। लेकिन जाते जाते जो है अगस्त ने हमें एकदम लाजवाब सा कर दिया है और मौसम आज इंतहाई खूबसूरत और शानदार है। और आज भी महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश की जो है पेश गोई कर दी गई है कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी व सारी रहेगा और बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा और हमें आज सारा दिन बहुत ही इंतहाई बेहतरीन मौसम देखने को। थैंक यू सो मच अरूज, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट्सएप ने HD वीडियो भेजने का फ़ीचर मुतारिफ़ करवा दिया है, और जितने भी सारिफिन हैं इसको अवेल कैसे कर सकते हैं। इसको अवेल आप अपडेट्स हासिल करने के बाद ऑब्वियसली इसको अवेल कर सकते हैं, और आप 720 पिक्सल रेजोल्यूशन में अपनी जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये फ़ीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। इससे पहले हमें पता है कि व्हाट्सएप ने एक HD पिक्चर का HD पिक्चर का जो फ़ीचर था वो मुतारिफ़ करवाया था, और अब HD वीडियो का फ़ीचर इसको भी मुतारिफ़ करवा दिया गया। और बड़ी रैपिड हम चेंजेस देख रहे हैं व्हाट्सएप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सारिफिन हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। इसमें हमारे पास एक वीडियो है जो भी हम आपके साथ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर शेयर भी कर रहे हैं। थाईलैंड की ये वीडियो है, और थाईलैंड के एक चिड़ियाघर की ये वीडियो है। और वहाँ पर होता क्या है थाईलैंड में कि सयाहों को महसूस करने के लिए जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर, मगरमच्छ जो होते हैं, क्रोकोडाइल्स, उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या सयाहों को महसूस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लाइव शोज़ होते हैं, और अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में डाल देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ से वहाँ पर जो टूरिस्ट आए होते हैं उनको एंटरटेन किया जा रहा होता है। अब की बार क्या हुआ कि एक मगरमच्छ और एक ट्रेनर ने उसके मुंह में अपना हाथ दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा चलो मैं हल्क तक हाथ ले जाता हूँ। जब उसने अपना हाथ जो था वो मगरमच्छ के हल्क तक लेके गया, तो मगरमच्छ ने उसको अपने जबड़ों में जकड़ लिया। ये भी आप वीडियोस भी देख सकते हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की ये वीडियो है, लेकिन कुदरत ने इसका साथ दिया, इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया कि चंद ही लम्हों में ये अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तो ऐसा भी होता है। मैं तो वैसे ऐसे स्टंट्स के और ऐसी चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे और जान की कॉस्ट पे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे एक्टिविटीज़ और लाइव शोज़ दुनिया भर में होते हैं, सिर्फ थाईलैंड में नहीं होते। ये एक और वीडियो थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
आज के शो की हाइलाइट्स और टॉपिक्स के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है घरेलू ख़वातीन में हड्डियों और जोड़ों के मसाइल ज़्यादा क्यों होते हैं, इसकी बुनियादी वजह एक्चुअली में क्या है। इससे आगे बढ़ेंगे और हम आज के इस शो में बात कर रहे होंगे कि जो बच्चे ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो सोशल एथिक्स में बहुत पीछे होते हैं। इसके कंट्रास्ट में वो बच्चे जिनके नंबर्स तो बिल्कुल एवरेज से होते हैं लेकिन उनके सोशल एथिक्स, मॉरल्स बहुत हाई होते हैं। सो ऐसा क्यों होता है और कहाँ पर हमें बच्चों को सही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है पाकिस्तान की मौशी बदहाली, क्या हालात बेहतर होंगे या नहीं। और आखिर में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें भी आज हम शो में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें हमने बात करनी है घरेलू ख़वातीन के मसाइल पर और घरेलू ख़वातीन के हेल्थ रिलेटेड हड्डियों से जुड़े जो मसाइल होते हैं। हम मोस्टली ख़वातीन को देखते हैं कि होता क्या है कि उनकी बोन्स के बहुत इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनके मसल्स के कमर दर्द के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके साथ साथ शोल्डर्स में एक खिंचाव होता है। कभी कभी ये चीज़ें बड़ी एक माइल्ड पेन के साथ होती हैं, लेकिन इनको अगर देखा ना जाए, इनका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, या हमारे यहाँ पर एक ये भी आदत है कि सीरियस ही नहीं चीज़ को लिया जाता अनलेस के ख़तरे की घंटी सर पर बजने ना लग जाए। सो होता क्या है कि चीज़ें और हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जिसमें अगर हम देखें तो मेन रीज़न्स ये होते हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल, जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं उनमें एक्सरसाइज का कोई रुझान ही नहीं होता। वो समझती हैं कि हमने किचन का काम कर लिया, घर का काम कर लिया, शायद यही हमारी एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, खुराक का बैलेंस ना होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, इनसे बचा कैसे जा सकता है? जो ख़वातीन ऑलरेडी इन चीज़ों से गुज़र रही हैं, इस कंडीशन से गुज़र रही हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए वी आर हैविंग एन आवर शो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिम आरिफ साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि हम क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ घरेलू ख़वातीन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल घरेलू ख़वातीन, कमर की दर्द, कंधों का दर्द, मसल्स में खिंचाव, ये चीज़ें एक बड़े माइन्यूट लेवल से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती हैं। घरेलू ख़वातीन ऐसे मसाइल का शिकार क्यों होती हैं? अब बड़ा अच्छा जो है वो आपने जो है ना वो क्वेश्चन किया और कुछ तो आपने ख़ुद भी बता दिया कि ओवर यूज़ के जो घरेलू ख़वातीन हैं वो नहीं जो है ना वो केयर करती कि मैं काम कर रही हूँ तो मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए, मुझे अगर ब्रेक लेनी है तो वो जो है ना वो उसमें पेन हो रही है और उसी में हम जो है ना वो काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो है ना वो पेन का लेवल और इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको देखना चाहिए कि जितनी कैपेसिटी है उसमें रह के वो अपना काम करें। होता क्या है कि हमने काम स्टार्ट किया, जो भी काम किचन में काम कर रहे हैं या लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं या कुछ भी घर की जो है ना वो जो है ना क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो पेन के साथ साथ जब वो काम करेंगे तो वो पेन का लेवल और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। ज़्यादा हम अगर स्टार्ट करें तो नेक पेन है, सबसे पहले आती है। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो नेक पेन है। नेक में जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा, जैसे अब किचन में काम कर रहे हैं तो उसमें बेंडिंग, नेक बेंड होती है, उसमें देखते हैं। मोबाइल यूज़ है जिसमें कि मोस्टली जो है वो अब मोबाइल आ गया, टैब आ गए हैं, तो उसको जब यूज़ करते हैं तो उसमें नेक जो है ना वो बेंड होती है। जब नेक को बेंड करके उसको यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रेस में आते हैं। जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो वो फिर जो है ना वो पेन कॉज करते हैं। तब तो पेन नहीं फील हो रहा होता कि हाँ ये, जब थोड़ा सा यूज़ करके वो फ्री होते हैं तो तब आपको स्टिफनेस फील होती है कि हाँ मुझे अब यहाँ पे कुछ हुआ है, बट उसको भी बॉदर नहीं करना। जब उसको भी हम बॉदर नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेन है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो मसल्स का खिंचाव है, वो इस लेवल तक आ जाता है कि वो फिर एक कह लें कि एक डिज़ीज़ उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको देखना चाहिए कि अगर आप इसमें आ रहे हैं उसमें करेक्ट अपना एंगल यूज़ करें, अपना पोस्चर को ठीक करें, इसको हम देख सकते हैं। और ड्यूरिंग किचन की एक्टिविटीज़ या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ब्रेक्स ले लेना चाहिए। होता ये है
कि जब एक काम स्टार्ट किया तो कोशिश यही होती है कि इसको वन गो में जो है वो हम फिनिश कर दें, चाहे वो पेन है नहीं है, उसमें पेन के अंदर ही जो है ना उसको हम यूज़ करते रहेंगे। तो जब उस पेन में रह के हम वो एक्टिविटीज़ को करेंगे तो वो क्या होगा कि वो पेन इस लेवल तक आ जाएगी कि वो फिर हमें कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इस लेवल तक आ जाती है। अदरवाइज़ इसकी अगर प्रिकॉशंस करेंगे, अगर ब्रेक ले लेंगे, कुछ स्ट्रेचेस कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज घर में कर लेंगे तो उस लेवल तक जो है ना वो जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल तो ठीक हो गया। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पर ख़वातीन सारी ज़िंदगी काम करती रहती हैं, बड़ी वो डिवोटेड होती हैं अपनी फैमिली को लेकर, घर को लेकर काम करती रहीं। इस दौरान वो अपनी हिफाजत नहीं कर रही, उनको नहीं पता कि थोड़े अरसे के बाद ये हमारे लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर एक आता है आपका ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते और फिर आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता। वो ब्रेकिंग पॉइंट पर आने से पहले ही क्या कर लेना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके बर वक्त डॉक्टर पे चले जाएं? अब उसमें होता है ये कि जैसे आपने भी देखा कि एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अब ये होता है कि बड़ी डिवोटिंग जो है ना वो फीमेल्स होती हैं जो कि घर का मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बच्चे भी देखने हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मीन्स के हाँ पूरा घर का काम उन्होंने खुद देखना होता है। अब उसमें एक लेवल आता है कि आप के मसल्स आपका साथ दे रहे हैं, बोन्स आपका साथ, जॉइंट्स आपका जो है ना वो जो है ना वो आपकी जो भी आपकी वो मीट कर रहे हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव है। बट उसमें होता ये कि एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जिसमें मसल्स भी कहते हैं अब मेरी बस हो गई है। अब उससे पहले अगर आप अपने जो बॉडी है, अपने जो मसल्स और जॉइंट्स के अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करें, आप अपने जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वो आपको कुछ ऐसे पोस्चर गाइड करे, आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, आपका जो है वो पोस्चर है उसको मेंटेन करें आप उसको, तो उससे बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है जिसमें कि आपने प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है। अब प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में क्या होगा कि आप जो है ना वो नीज़ के ऊपर जो है ना वो वेट ज़्यादा आता है, और मोस्टली फ़ीमेल में ज़्यादा नीज़ के साथ प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं कि हम जो है ना वो नीज़ में जब स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे बेंडिंग आती है जिसमें हम वॉक करते हैं तो उसमें पेन आ रही होती है। तो मेन कॉज ये होती है कि वो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि आप जो हमारे नीज़ हैं, उनके नी जॉइंट है उसके ऊपर स्ट्रेस। अच्छा, एक तो ये है कि बहुत लंबे टाइम के लिए खड़े रहना, मोस्टली ये किचन में होता है कि आप मुसलसल एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं, कुकिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा लंबे टाइम के लिए खड़े रहना ये घुटनों की तकलीफ का बाइस बनता है, लेकिन क्या इसमें वो ख़वातीन भी आती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हों और ओवरवेट होने की वजह से उनको घुटनों में तकलीफ आ रही हो, और क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस होती हैं कि अगर आपका चले वेट भी ज़्यादा है बट आपकी कोई ना कोई मूवमेंट ऐसी हो कि आप घुटनों की तकलीफ से बच सकें? बिल्कुल, उसमें हम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हम उनको गाइड करते हैं। एक तो पहला तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अगर वेट आपका रिड्यूस हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, हम एक्सरसाइजेज जैसे मसल्स इन्वॉल्व हैं, बेसिकली मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो नी जॉइंट को में जो है ना वो पहले इन्वॉल्व होते हैं, जो पेन आती है, तो हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं। उनको हम साइकिलिंग के लिए बहुत कहते हैं कि आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, जिससे कि एक जो मसल्स हैं वो आपके डेवलप होते हैं, स्ट्रेंथनिंग होते हैं। तो जब वो मसल स्ट्रेंथनिंग होगी तो उससे क्या होगा कि जो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है वो कम से कम आएगा। बट ऑब्वियसली जो ओवर वेट है वो एक सबसे बड़ी वजह है नी पेन की। तो उसमें जो है ना वो हम फिर पेशेंट को गाइड करते हैं। अगर आपसे वॉक नहीं होती, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हुए कहते हैं हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि वेट भी ज़्यादा है और उसके साथ पेन आ रही है नी जॉइंट में, तो हम उनको फिर डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे हम वॉक की तरफ नहीं जाएंगे, हम उन्हें कहेंगे स्विमिंग कर लें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। उससे ये होता है कि उसमें जॉइंट्स के ऊपर वेट कम से कम आता है और उसके साथ आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट को साथ लेके चलेंगे तो उसके साथ आपका वेट भी रिड्यूस होगा। अच्छा, लंबे टाइम के लिए खड़े रहना किचन में या किसी भी काम की गर्ज से आपके पाँव में अक्सर स्वेलिंग होने लग जाती है या पाँव की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। शुरू में जब आप जवान होंगे, जब आप में हिम्मत और ताकत होगी, आप बर्दाश्त कर रहे होंगे, बिल्कुल अगेन इसमें भी आपका ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो इसको कैसे मेक श्योर किया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए? आप क्योंकि हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो हमने इस वक्त क्या करना है? अभी आप लोगों को कैसे ख़वातीन को गाइड करेंगे कि लंबे टाइम के लिए ना खड़े हो, कैसे टाइम
इंटरवल्स में, लाइक आप ब्रेक लें या कोई ना कोई एक्सरसाइज, क्या कहेंगे आप? अब उसमें ये है कि जो आपने जैसे हील पेन के केसेस काफ़ी सारे आते हैं हमारे पास, तो उसमें ये होता है, ये है कि एक तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है जो एक मेन कॉज बनती है, उसके साथ शू वेयर हैं। जो आपके शूज़ हैं वो घर में जो ख़वातीन हैं वो अक्सर जो है वो फ्लैट शूज़ पहनती हैं और वो हार्ड होते हैं, और उसमें कि वेट भी ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग भी है, तो उसके साथ हील के ऊपर भी जो है ना वो वेट ज़्यादा आ रहा होता है, और जो है वो फिर वो हम उसको हील्स पर भी हो सकता है, उसमें जो हम मेडिकली टर्म आती है, और प्लांटर fasciitis की कंडीशंस भी आती हैं हमारे पास, तो उसको तो आप ना पहले जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप अपने जो शूज़ हैं उनको जो है ना वो सॉफ्ट वाले यूज़ करें, लाइट सी हील हो जाए, जो कि दूसरी हील होती है, पॉइंटेड हील नहीं, जो दूसरे कंफर्टेबल शूज़ मिलते हैं जो वो यूज़ करने चाहिए, और उसमें ब्रेक्स लेनी चाहिए कि आप जो है वो अगर आपको फील हो रहा है तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ऐसे कंडीशंस के साथ, मैं उनको कहता हूँ ठीक है आप काम करें किचन में, बट उसके साथ ये है कि आप एक चेयर रख लें पास, ताकि आप थोड़ा सा इंटरवल ले लें, उसे किचन में से बाहर नहीं निकलना, तो आप किचन में बैठ के वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। जब वो रेस्ट मिल जाएगा तो वो उतनी देर में जो है ना वो उतना टाइम मिल जाता है उसको कि आप नेक्स्ट 10 to 15 मिनट और उसमें काम कर सकती हैं। बट ये है कि उसमें इंटरवल ले लें, आपने जो शूज़ हैं उनको जो है ना वो चेंज करें, सॉफ्ट वाले यूज़ करें, और साथ में कुछ स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज जो है ना हम उनको गाइड करते हैं कुछ, और इसके अलावा जो काफ मसल है वो इन्वॉल्व होता है, हम उनको जो है ना वो साथ में गाइड करते हैं कि आपने इसको स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, और इसके साथ साथ और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ हैं, कुछ मशीन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अक्सर मैंने ऐसी ख़वातीन या इवन मर्दों को भी देखा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए वो पहले तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता कि मसला है किस वजह से, सो वो ऑर्थोपेडिक किसी फिजिशियन या सर्जन को दिखा रहे होते हैं, बाद में पता लगता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम था। अब ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है? बिकॉज मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से केसेस ख़राब होते देखे हैं ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से जिनको कोई इल्म नहीं था, जहाँ पर ज़रूरत थी कि हीट दी जाए मसल्स को, वहाँ पर कहा गया कि आइसिंग करें, बर्फ़ की टकोर करें, और जहाँ पर बर्फ़ की टकोर की ज़रूरत थी वहाँ पर गरम वो क्या कहते हैं हीटिंग पैड से टकोर करवा ली गई। सो ये चीज़ कैसे मेक श्योर की जाए, कैसे बंदा पता लगाए कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हमें सही गाइड कर रहा है या नहीं? आप तो मुझे लगता है डॉक्टर्स के हाथ में फिर पेशेंट खेल रहा होता है। नहीं, इसमें देखें ये बड़ा जो है ना वो आजकल पेशेंट भी जो है ना वो गूगल हमारे पास आ गया है, एक डॉक्टर है, गूगल डॉक्टर है, तो पेशेंट पहले जो है ना वो अपनी कंडीशन को भी देख लेता है, पहले पढ़ लेता है कि उसमें मुझे है क्या, और मुझे जो है ना वो, बट जो बात आपने की कि जो कहाँ जाना चाहिए मुझे प्रॉब्लम के, ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, तो पहले ये एक था कि जो है ना पेशेंट जो है ना वो पहले ऑर्थोपेडिक के पास गया, अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक फिर रेफ़र करता है। बट अब जो है वो थोड़ा सा चेंज है कि उसमें है कि पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, और उसको पता है, अवेयरनेस है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब अवेयरनेस है कि मुझे हाँ ये चीज़ है, जैसे लोअर बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, आपका जो नेक पेन है, और हील्स पर है, या प्लांटर fasciitis है, तो मैं डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा तो वो उसको, क्योंकि इसमें प्रॉपर हमें डायग्नोज करना होता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, मीन्स कि पहला स्टेप जो होता है हमारा कि वो डायग्नोज हो। अगर प्रॉपर डायग्नोज होगा तो उसमें ट्रीटमेंट में कोई इशू नहीं होगा। अब रही बात, जैसे आपने कहा कि क्वालिफाइड है कि नहीं है, अब उसमें ये चीज़ आप इससे देख सकते हैं, जैसे आप पेशेंट गया डॉक्टर के पास, आप उनको देखें, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या कुछ है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो अपने क्लिनिक्स भी खोले। अच्छा, वैसे मैंने बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को भी मास्टरत के साथ देखा है, वो बड़ा ही गलत गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यस अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जिनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं गूगल पर, लेकिन जब आपका अपना ज़ाती तजर्बा उनके साथ होता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि इससे बेहतर तो हमें पता था, इन्होंने बजाय इसके कि मर्ज़ की शिद्दत को कम करते हैं उसको मज़ीद बढ़ा दिया। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, चलें, ये एक चीज़ है, अब आपकी किस्मत है, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे के पास जाएं। एक वर्ड ऑफ माउथ बड़ी चीज़ होती है, जिसको पहले को किसी को आराम पड़ा हो तो ऐसे डॉक्टर के पास जाया जाए।
इसके साथ साथ देखें, ख़वातीन अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उनको आगे चलकर मसल्स के, बोन्स के इश्यूज ना आए, हड्डियों की कमज़ोरी ना हो, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अभी से ही, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो अभी से ही मुझे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, खुराक की सूरत में, सप्लीमेंट्स की सूरत में, और कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी अब रोशनी इसमें जैसे हम पेशेंट को जो है ना वो वैसे भी क्लाइंट को गाइड करते हैं कि आपने फ्यूचर में अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। तो एक तो पहली बात है अपनी डाइट। आप जो डाइट है हम जो है ना वो आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, जिसमें आपका प्रॉपर जो है वो बैलेंस डाइट हो, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और सारे इक्वली जो है ना वो आप उसको डाइटिशियन से जो है ना वो उसको कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉक आप अपनी जो है ना वो रूटीन में रखें, तो ताकि जो आपके बोन्स हैं, आपके मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन रहें। और जिम में एरोबिक्स एक्सरसाइजेज हैं, स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्विमिंग को जो है ना वो अपनी अगर रूटीन में, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है और हमारे पास ऐसा वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हर जगह पे स्विमिंग पूल जो है ना वो हो, तो वॉक तो हम कर सकते हैं, तो उसको रखें। और दूसरा वेट जो है ना वो अपना मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वेट को मेंटेन रखें, क्योंकि जो वेट है वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके बोन्स के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर वो स्ट्रेस आता है और वो डे बाय डे आपके जो है ना वो। अच्छा, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं चाहूँगी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बता दें, जैसे मतलब कंधों को ठीक रखने के लिए ये क्लॉकवाइज एक्सरसाइज कही जाती है एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप फ्यूचर के प्रॉब्लम से बच सके तो ये कहा जाता है ये कर लेनी चाहिए। इसके अलावा क्विकली आप कोई ऐसी चंद एक एक्सरसाइज बता दें जो कि घर पर इजीली की जा सकती है और आपको कंधों के प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। बिल्कुल, इसमें हम पेशेंट को जैसे स्ट्रेचेस बताते हैं कि आप अपने नेक के लिए अपर ट्रैप मसल है, उसके लिए आप सेल्फ स्ट्रेचेस में हम गाइड भी करते हैं पेशेंट को, आप घर में कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप अपना पोस्चर जो है वो आपका मेंटेन हो, और आप फॉर एग्जांपल राइट साइड है तो आप राइट साइड को आप इसमें रखेंगे और इसको लेफ़्ट साइड पे आप लेके जाएंगे। इसके साथ आप फील करेंगे कि आप अगर जैसे आप अभी कर रही हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच आएगा बिल्कुल। इस साइड इसमें हाथ पीछे रखना ज़रूरी है। इसमें आप लेफ़्ट इसको फिक्स हो जाएगा आपका ये वाला शोल्डर। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट जब ये करेंगे तो आपका शोल्डर एलिवेट हो। जब ये इसको आप बैक साइड पर लेके जाएंगे और इसके साथ आप करेंगे तो इसके साथ क्या होगा कि आपका जो मसल है वो प्रॉपर स्ट्रेच होगा और आपका जो कंधा है वो हल्का स्ट्रेच ही आना चाहिए, नहीं कि आप खींच के नीचे ला रहे हैं। उसमें है कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना आपने। इसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्ट्रेच फील हो आप उसको स्टॉप कर दें वहाँ पे। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद इधर से भी आप उसको अपोजिट साइड पे। इसमें पोस्चर को आपने बहुत जो है ना वो बैक स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो, और उसको आप इसी तरह लेके। एंड हाउ मेनी टाइम्स? इसमें आप नॉर्मली हम बताते हैं 3 to 5 टाइम, और 15 सेकंड का होल्ड हम इसमें ऐड करते हैं। तो 15 सेकंड के लिए आप मसल को स्ट्रेच करते हैं, उसमें एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेच आता है मसल के लिए, और फिर हम उसको रिलैक्स। और उसके लिए आपने करना क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, और 3 टाइम्स आपने करना है, 15 सेकंड्स का होल्ड देना है, और आप फ्यूचर की बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव नहीं है ये एक नेक के लिए। फिर उसके बाद अगर आप शोल्डर दूसरी आप कर रहे हैं तो ऑफिस में बैठे हुए तो आप सर्कल्स कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं या कुछ में, या हाउसवाइफ भी हैं तो किचन में काम कर रही हैं, तो वो ये शोल्डर सर्कल्स इसको जो है ना वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। उससे ये होता है कि जो भी नेक के मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, अपर बैक के मसल्स हैं, वो जो है वो एक कह लें कि उनकी मोबिलिटी रहती है, और उसमें जो स्टिफनेस है। और एक कोई और बता दें क्विकली, बिकॉज हमें क्विकली अगर हम इसमें देखें तो आप जैसे अपर आर्म है जो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम ये स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके साथ आपकी पूरा जो है वो हमारे जो बाइसेप हैं, आपके जो फ्लेक्सर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। इसके साथ एल्बो स्ट्रेट हो आपकी, तो ये हम आप अभी फील कर रहे होंगे आपको यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। और इसको भी इसी तरह आप 15 सेकंड होल्ड के साथ इसको आप रख सकती हैं 3 रेपिटेशन, 3 to 5 रेपिटेशन हम इसमें। और इसके अपोजिट, और ये बड़े इजी स्ट्रेचेस हैं, मेरे ख्याल में आप सब लोग घर कर सकते हैं। ये स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। इसके साथ आप इसी तरह आप इसको ये ले जाएं। इससे ये होता है कि आप जो है ना वो आपके जो अपर बैक है, आपके शोल्डर हैं, ये आप फ्यूचर में कंधों की बीमारी से बच सकते हैं अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, लाइफस्टाइल जो है उसको इम्प्रूव कर लें। और सबसे बढ़कर ये जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस बड़ी इजी टू डू हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की जानिब से बताए गए हैं, इसको लाजमी तौर पर फॉलो करें। बिकॉज जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, जितनी बुरी हम खुराक खा रहे हैं
ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फूड तो हम ले ही नहीं रहे, सो इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो हम कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इन फ्यूचर की प्रॉब्लम से बच सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड है और ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। क्रैमिंग, इसका जो एक्सपीरियंस है, ये जब मैं पढ़ रही थी मैंने भी तब ऑब्वियसली ये हम सबको क्रैमिंग सिखाई जाती है, स्पेशली अगर आप मैट्रिक कर रहे हो तो आप रट्टे की बेस पर ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जिन लोगों का रट्टा अच्छा होता है उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ये नहीं कोई देखता कि क्या वो क्रिएटिव हैं, क्या उन्होंने जो पढ़ा वो समझ के पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बच्चे क्रैमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये देखा गया है उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके कंट्रास्ट में वो बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते। और फिर जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं उनमें प्रॉब्लम तब आती है जब वो हायर पोस्ट पे जाते हैं। इवन अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी वो बच्चे जो होते हैं वो इतने रिस्पेक्टफुल नहीं होते टुवर्ड्स देयर टीचर्स एंड एल्डर्स। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, उनको लगता है हम मार्क्स अच्छे ले रहे हैं तो यही चीज़ शायद इनफ है। सो इसके बरक्स वो बच्चे जो बड़े एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन उनके मॉरल्स, उनके एथिक्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि जो बच्चे रट्टा लगाते हैं उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन यही बच्चे जो हैं वो आगे इज्जत दे नहीं पाते, मॉरली उनके जो एथिक्स और ये चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा लो होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट गुलसाना इस वक्त शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच गुलसाना साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम अब का नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है कि बच्चे रट्टा लगाते हैं। जो बच्चे रट्टा लगाएंगे उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्या ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, उनको रट्टा ना सिखाएं, या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा? First of all, Rahma, thank you so very much for making me a part of this conversation. Yes, you're absolutely right कि जो रोट लर्निंग की एक हैबिट बहुत अरसे से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट कर गई हुई है। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर तो वो मैट्रिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मैट्रिक स्ट्रीम्स को ऑप्ट करते हैं अपने उसके लिए, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन जो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल स्किल्स के ऊपर अगर वो काम करके अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते। अब रूट कॉज कहाँ है? तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रूट कॉज जो है वो वाकई टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में पड़ा हुआ है। आप तो इस इशू पे बात कर रही हो कि रोट लर्निंग से बच्चों को किस तरह से निकाला जाए। मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि मैं ट्रेनर ऑफ टीचर्स हूँ, ठीक है, मेरा ज़्यादा जैसे कहते हैं ना पाला पड़ता है वो उस्तादों के साथ पड़ता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को छोड़ना चाहते भी हैं। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि दे डोंट वांट टू लर्न, लेकिन सम हाउ और द अदर वो भी बेचारे मजबूर हैं। हम इतनी ट्रेनिंग्स करते हैं, इंटरैक्टिव स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट कर टीचर्स को सिखाते हैं कि किस तरह से एक टीचर ओरिएंटेड क्लास से हम स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स की तरफ जाएं, जहाँ the child is speaking, the child is listening, the child is writing and the child is reading. अब अगर ये 4 strands एक टीचर अपने प्लानर को इस तरह से डिज़ाइन करे कि जहाँ एक बच्चा ही सुन रहा है, एक बच्चे को ही सुन रहा है, एक बच्चा ही रीड कर रहा है और एक बच्चा ही लिख रहा है, वहाँ तो आप उनके वो जो क्रिटिकल थिंकिंग और उनके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको आप इन्हांस कर सकोगे। लेकिन अगर आप यही कहोगे कि बेटे ये सबक नंबर है, इसकी रीडिंग भी मैं करूँगी, तुम लोग ध्यान से सुनो, अब जो काम बच्चे को करना चाहिए था वो टीचर कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स भी टीचर्स ने मार्क करवा दिए उसी बुक के ऊपर। अब लिख भी उसी किताब से लो। देखो बच्चे की थिंकिंग स्किल कहीं पे भी नहीं आ रही। रीडिंग बच्चे को करनी चाहिए थी, कौन कर रहा था? टीचर कर रही थी। क्वेश्चन के आंसर्स किसको निकालने चाहिए थे? बच्चों को निकालने चाहिए थे। कौन बता रही है? टीचर बता रही है, ठीक है। अब सिर्फ कॉपी वाला काम जो है ना कि किताब पे आंसर्स मौजूद हैं, आपने उनको कॉपी के अंदर लिख लेना है, वो काम सिर्फ बच्चा कर रहा है, जिसमें अगेन बच्चे का ब्रेन इस वक्त 0 वर्किंग पे है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं हो रहा।
और लिखे लिखाए टेक्स्ट को कॉपी के अंदर से आपने ज़बानी याद कर लेना है, अगेन आपके ब्रेन के जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये टीचर्स को हमें सिखाना पड़ेगा। अब टीचर्स का प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो बेचारी क्यों ये थिंकिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर सकती हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर। सही। एक तो सिलेबस का बर्डन इतना ज़्यादा है कि, और सिलेबस के साथ मैं इस वक्त जिस स्कूल सिस्टम के बीच में काम कर रही हूँ वहाँ पे एक टीचर का वर्कलोड पर वीक 26 लेसन्स है। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब है कि आपकी वो टीचर एवरेज 6 लेसन्स पर डे कंडक्ट कर रही है आउट ऑफ 8। यानी कि वो 6 लेसन्स आपने उनको सिर्फ पढ़ाने हैं? हाँ बिल्कुल, 6 लेसन्स पढ़ाने हैं। 6 लेसन्स आपने पढ़ाने पर डे। आर यू टॉकिंग अबाउट द ओ लेवल सिस्टम या आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओ लेवल सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैट्रिकुलेशन सिस्टम। सब में यही है। सब में यही है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब जिस बेचारी टीचर ने 6 लेसन्स टीच करने हैं, आप मुझे बताओ वो कहाँ से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बीच में इन्वॉल्व करेगी? तो जब तक टीचर्स, ये तो मैंने बताया ना कि मुझे जब भी आप लोग बुलाते हैं इस तरह की टॉक्स करने के लिए, मुझे लगता है कि हमें रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना चाहिए। तो ये रूट कॉज को एड्रेस करने क्योंकि हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन देखें बच्चों के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई कि हमने नंबर्स लेने हैं? ये पेरेंट्स डालते हैं कि तुम अच्छे नंबर्स लो, तुमने आगे निकलना है। पेरेंट्स और स्कूल का भी प्रेशर होता है। ये हमारे डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, आपको पता है उन बच्चों को टैग किया होता है स्कूल ने। सो क्या इसकी जगह ये नहीं हो सकता कि वो तो चले एक चीज़ है, लेकिन हम ये कहें कि बच्चों को कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज दें, उसकी बेस पे उनकी मार्किंग हो, ये रट्टे की बेस पे उनकी मार्किंग ना हो। कल मैं अपनी ओ लेवल्स की क्लास कंडक्ट करी थी। PSHE के नाम से एक लेसन होता है जिसमें हम लाइफ स्किल्स बच्चों को टीच करते हैं और वो मैं कंडक्ट कर रही होती हूँ। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों से बात करते करते मैंने कहा यार क्या आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हम काम करेंगे? आपको 7 घंटे के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 7:30 इन द मॉर्निंग टिल 2 PM, राइट, 7 to 8 आवर्स के लिए जब आप एक बच्चे को 20 बच्चों के साथ जोड़ के एक 22 by 22 के कमरे में एक डब्बे के अंदर जैसे मुर्गियां नहीं खुडे में बंद की होती उस तरह आप बंद कर देंगे, उनका एक्सपोजर ही कोई नहीं। उनका एक्सपोजर क्या है? एक टीचर आ रही है, एक किताब खुलवा रही है, दूसरी किताब खुलवा रही है, तीसरी किताब खुलवा रही है। मैंने उनसे कल एक म्यूचुअल टॉक की, क्योंकि हमारा जो PSHE का लेसन होता है इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट म्यूचुअल टॉक जो मैं बच्चों के साथ कर रही होती हूँ। मैंने कहा अगर मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट को हैंडल करती या मेरे बस में होता कि मैं कुछ चेंजेस ला सकती तो मैं ये करती कि हर 2 टीचिंग लेसन्स के बाद एक एक्टिविटी लेसन रखती। सही। और फिर अगले 2 लेसन्स के बाद मैं एक म्यूचुअल टॉक लेसन रखती जहाँ हमारा पूरा मिडिल स्कूल जो है या हमारा पूरा सीनियर स्कूल जो है वो ऑडिटोरियम के अंदर इकट्ठा होता और हम किसी एक टॉपिक को लेके एक म्यूचुअल टॉक वहाँ पे कंडक्ट करते। वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों की ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशंस को, आप बच्चों की ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंसेस हैं जो वो चाहे किसी को करता हुआ देख रहे हैं चाहे वो खुद उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे विल शेयर दोज एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ईच अदर। और अभी जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो बच्चे रोट लर्निंग कर रहे हैं वो मार्क्स तो बहुत अच्छे ले रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर मैनरिज्म ऑफ लाइफ, व्हेन वी टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर, तो वी फाइंड ऐसे बच्चों को हमें ज़्यादा अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग में हमें नज़र आते हैं जिन्होंने शायद नंबर तो इतने अच्छे नहीं लिए। रोमा, आई हैड बीन पर्सनली, मैं कल अपने बच्चों को बता रही थी ये बात, हालांकि हमें कहा जाता है कि आपने इस तरह की बात नहीं करनी बच्चों के साथ। मैंने उनको बताया और मैंने बहुत फ़ख्र से बताया। मैंने कहा मैं अपने 5 बहन भाइयों के बीच में अपने स्कूल में मैं एक बैक बेंचर थी, इसलिए कि मुझे किताबों के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। और वो हैरान हो गए मुझे देखे कि नहीं मिस, हमें तो लगता था आप कोई फिलोसोफर हैं, आपने तो कोई एमफिल किया हुआ। मैं कहा मैंने कोई एमफिल शमफिल नहीं किया हुआ। सही। मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की, अपने एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन से जितनी लर्निंग की है वो लाइफ की लर्निंग की है। और मुझे याद है मेरे वालिद साहब की डेथ से पहले, मेरा ख्याल है 1 महीना पहले, मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो मुझे कहते हैं मेरे 5 बच्चे सन ते सुनिया तू इन्ना सारियां चो ना सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड ह्यूमन निकले हैं। तो तुझे हमेशा मार पड़ती थी जिस दिन हमारा रिजल्ट अनाउंस होना होता था ना रोमा। मेरी बहन टॉपर थी बड़ी वाली, और सोचो मैंने सिर्फ 33 नंबर लेके ना पास होना होता था। लेकिन फिर ये देखिए कि आपने, और मुझे घर से मार पड़ती थी। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ आज मुझे घर ना जाना पड़े। अब जब मैं ट्रॉफीज विन करके लाती थी, कभी सिंगिंग में, कभी
फैंसी ड्रेस शोज़ में, कभी वो डिबेट्स में, फिर पंजाब की मैं बैडमिंटन चैम्पियन, फुटबॉल मैंने खेलना है, बास्केटबॉल मैंने खेलना है। तो जितने स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, उनकी बेस पे आई वॉज नॉमिनेटेड एज द वाइज हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, नॉट द हेड गर्ल, क्योंकि मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं थे। देखो कहाँ मुझसे वो डेजिग्नेशन छीन लिया गया। और जितनी मैं पॉपुलर थी अपने स्कूल के अंदर, और जब मैं घर जाती थी तो फिर एक दिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने अपनी माँ को रोका। मैंने कहा मेरी एक बात सुने, आप उस दिन शबाना को क्यों नहीं मारती जिस दिन मैं ट्रॉफी विन करके लाती हूँ? जिस दिन ये नंबर्स वाला रिजल्ट आता है, आप मुझे ज़मीन पर बिठा के जो मुझे आप कुटना शुरू करती हैं। सही। तो मैं मतलब, लेकिन मैंने अपना एक माइंड बनाया हुआ था कि मैंने अपनी लर्निंग, किताबें भी ज़रूरी हैं रोहमा। लेकिन देखिए हाँ। ये तो चीज़ आपने ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी रियलाइजेशन हुई होगी, बिल्कुल उसके हुई, बाद हाँ। आपने रियलाइज़ किया चीज़ों को, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस और ये चीज़ें। लेकिन ये बच्चों को हम बिल्कुल इसी डगर पर नहीं छोड़ लगा सकते जब वो बिल्कुल। बिल्कुल छोटे हों। हाँ। सो किस एज से हमें उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उनके दिमाग में क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट डालना चाहिए, और टीचर्स की जानिब से क्या होना चाहिए कि चलें 30% 40% आपके मार्क्स मैटर करते हैं, वो भी बिल्कुल लाने करते हैं, हैं। लेकिन हाँ, बाकी admission लेना 60% आपकी क्रिएटिविटी होगी, आपकी हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ, एक्टिविटीज activities, होंगी, हाँ, या बहुत दूसरी important है। एक्टिविटीज हाँ। होंगी, मॉरल्स पर बात होगी, एथिक्स पर बात बात होगी। होगी, हाँ। ये देखिए, इसके लिए हमें सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करना हाँ। होगी, स्पेशली जो आप जैसे लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हाँ। और फिर उसके बाद इन चीज़ों को ऑब्वियसली हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है? रोमा देखो, ये हमेशा स्टार्ट होती है, ये जो क्रिएटिविटी वाला सीन है ना, ये तो जब आपका बच्चा 1.5-2 साल, क्योंकि आज आप डिजिटल इरा में फिर रहे हैं। अब आप हमारे वाले दौर के बीच में नहीं हैं जहाँ पे सिर्फ वो एक टीवी चैनल और एक वो, अब तो बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया पकड़ी हुई है उन्होंने। और मैंने ये देखा है, जो मैं अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स में ही अगर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँ तो 2-2.5 साल का बच्चा यूट्यूब को एक्सप्लोर कर रहा है इस वक्त बैठ के, ठीक है। फिर डिफरेंट गेम्स जो है उनको एक्सप्लोर कर रहा है। एक तो ब्रेन गेम्स, अगर आपके बच्चों ने डिजिटल गेमिंग ही करनी है, अगर ऑनलाइन गेमिंग ही का इंटरेस्ट आप डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आप कम से कम इस तरह की गेम्स बच्चों के उसके बीच में वो करें कि जिससे उनका जो दिमाग है वो क्रिटिकली खुद डिसीजन मेकिंग की तरफ जाए, एक चीज़, और दूसरा खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल को डेवलप करे अपने उसके बीच में, कि अगर ये 2+2+3+6 वाला एक गेम हमने खेला है तो वो उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो खुद सॉल्व करे। सही। फिर अगर वो YouTube वॉच कर रहा है तो आप इस तरह के चैनल्स उसको मतलब सब्सक्राइब करके दें, या उसके एक्सेस में इस तरह की चीज़ों को आप रख दें उन गैजेट्स के ऊपर, कि जहाँ पे वो जब देख रहा है कि उसने एक स्टोरी वॉच की है तो वहाँ वो अपने दिमाग से सोचे, या उसके ख़त्म होने के बाद मॉनिटरिंग, मुझे लगता है मदर्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, कि आप अपने बच्चे को देखें कि वो किस तरह की चीज़ों को पकड़ रहा है और किस तरह की चीज़ों को डिसलाइक कर रहा So, है। in the very beginning, It's जब आप the अपने mother's बच्चे job, के yes. हाथ में फोन पकड़ा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि किस किस्म की एक्टिविटीज, किस किस्म की बिल्कुल, गेम्स हाँ। या वीडियोस को वो देख रहा देख है, और रहा है। आपने उसको वो कंटेंट हाँ, दिखाना है हाँ। जो उसकी क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस करे। Exactly. एक तो ये चीज हो गई। सकती है। फिर जब पेरेंट्स स्कूल में अब एडमिशन हो गया, ठीक है, बच्चा 4 साल का 3 साल का हुआ, आपने स्कूल में, प्लीज़ खुदा के वास्ते बीइंग पेरेंट्स स्कूलों में जाके टीचर्स के अगेंस्ट ये कंप्लेन मत किया करें। रोमा, जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पेरेंट्स आके हमें ये कहते हैं आज कॉपी में काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपने पढ़ाया ही नहीं। आपको अपनी सोच को बदलना है कि सिर्फ कॉपी में काम करना पढ़ाई नहीं है भाई। स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाना चाहते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं जहाँ बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को, जहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस और डेवलप किया जा सके। पेरेंट्स, आप यकीन जानें कि एक वीक अगर हम किसी एक्टिविटी का रखते हैं तो पेरेंट्स आके कहते हैं चले अब बस कर दें, पूरा हफ्ता हो गया आप लोगों ने पढ़ाया ही नहीं। हालांकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, मतलब पूरे मेरा करियर मैनेजमेंट के बीच में रहा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी दिन मैंने अपनी किसी टीचर को ये अलाउ किया हो कि बेटे आज आप अपनी क्लास छोड़ सकते हो, या आज आपने अपना लेसन टीच नहीं करना। मैं ज़रूर आई मेक श्योर करती थी कि अगर हम आफ्टर स्कूल उन एक्टिविटीज़ को कर लें, ड्यूरिंग ब्रेक के बीच में कर लें, या आर्ट्स के लेसन को अगर हम यूज़ कर लें, या म्यूज़िक के लेसन को हम यूज़ कर लें, या स्पोर्ट्स के लेसन का कोई स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है तो स्पोर्ट्स के लेसन्स को हम यूटिलाइज़ करें, और बहुत कम लेसन्स डिप्रिविएशन की तरफ हम जाएं। पेरेंट्स को एक तो ये चीज़ लेनी है, स्कूलों को भी ये मेजर लेने की ज़रूरत है कि प्लीज़ बच्चों की लिसनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, टीचर के बोलने को कम करें
और बच्चे को ज़्यादा सुने, बच्चों की लिसनिंग, बच्चा बच्चे को, जिसे कहते हैं पीयर लर्निंग, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम क्रैमिंग पर बात कर रहे थे, इसके साथ साथ इसी से जुड़ी एक और चीज़ है जो हमने स्टार्ट में भी मेंशन की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन करें। वो ये कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स ले रहे हैं रट्टे की वजह से या जिस भी वजह से, वो सोशली बहुत पीछे हैं, उनके मैनर्स कोई नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं समझते। और इसके बरक्स वो बच्चे जो बड़े एवरेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं टुवर्ड्स देयर एल्डर्स, टुवर्ड्स देयर टीचर्स, टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो गैप है, ये किस वजह से, खला कैसे पैदा हुआ? देखो रुहमा, जिस बच्चे ने सिर्फ किताब के साथ जुड़े रहना है, वो क्या सीखेगा? सिर्फ यही सीखेगा ना कि मैंने एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, या इम्तिहान में जो पर्चा है, और तभी वो इतने अच्छे स्कोर्स भी कर रहा है। इसका मतलब है उसने अपनी सोशलाइजिंग को ज़ीरो पे कर दिया है, ठीक है? उसने दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दिया है। मेरी एक मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, आज वो गायनी की डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूँ। और हम अक्सर छत पे ना शाम को जाके पढ़ा करते थे, तो मैं उनको देख सका करती थी। तो मैं उससे कहती थी यार, ये तुम चल चल के किताब हाथ में पकड़ के इतना ज़्यादा याद कर रही होती हो। रुहमा, मैंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम के, मैट्रिक कर रहे थे हम अभी इस वक्त, मैंने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना। उसने मुझे बताया कि गुलसाना, मैं इसको याद करने के लिए, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं एक जुमले को 100 टाइम्स रिपीट करती हूँ। हम कभी फ्रेंड्स का गैदरिंग होता था, तो चूंकि वो मेरी नेबर भी थी, तो मैं उनको सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करती थी। नो 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 नो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकती। अपनी सोशलाइजिंग के ऊपर ये बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी फैमिली गैदरिंग्स के ऊपर ये बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और देखो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस इन्हीं गैदरिंग से आ रहे होते हैं। और यही वजह है कि इन बच्चों की फिर जो बिहेवियर है ना, ये इतना रिजिड हो जाता है कि आप डॉक्टर्स को कभी देखो, वो एक से ज़्यादा बात नहीं सुनते आपकी, इसलिए कि वो इतनी तलखी मिजाज में आ चुकी होती है, और उनको वो मैनरिज्म ही नहीं पता कि यार ये जो मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, ये तकलीफ में है, मुझे इसकी तकलीफ को अंडरस्टैंड करना है, मैंने इसके साथ कंपैशन शो करना है। हाँ, कंपैशन शो करना है, और एम्पैथी का एलिमेंट, मैनरिज्म का एलिमेंट उन लोगों के कैरेक्टर से माइनस हो जाता है, एज कंपेयर टू मेरे जैसे लोग जो फिर मैंने अभी रिसेंटली एक कोट किया कहीं पे, मुझे उन्होंने होस्ट ने ये क्वेश्चन किया कि गुलसाना, आपकी जो पेंटिंग्स और राइटिंग्स, उन्होंने कहीं मेरे, चूँकि मैं ऑथर भी हूँ, उन्होंने कहीं 3-4 मेरी राइटिंग्स जो थी वो पढ़ ली, और एक राइटिंग को उन्होंने अपना थीम बना के उस टॉक का आगाज़ किया। उन्होंने कहा ये कहाँ से आपने ये पकड़ा, ये आइडिया? मैंने कहा मैं अपने मास्टर्स के बीच में एक क्लास ले रही थी, और मेरी एक आया बाजी जो थी वो वॉक इन करती हुई आई, और उनकी आंखों में मैंने देखा कैसे जैसे वो रात भर की रोई हुई थी। अब बाकी बच्चे जो थे वो सारे टीचर की तरफ कि जी कल हमारा एग्जाम है, लेसन होना है। मैं कहा खड्डे में जाए इम्तिहान, मेरा फोकस चला गया टोटल का टोटल उस औरत की तरफ। अच्छा। और मैं तो ये कर रही थी कि कब ये 40 मिनट्स का लेसन ख़त्म हो और मैं आया बाजी के पास जाऊँ और मैं उनको पूछूं कि उनको क्या हुआ है। सही। अब देखो वो एक ऑब्जर्वेशन एक बच्चे की, वो दौड़ी है वो लड़की और ढूंढ रही है पूरे कैंपस के बीच में उन आया को, और उनसे जाके बात कर रही है, और पता लगा कि उनके घर में शायद डोमेस्टिक वायलेंस किया गया था उनके ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो कोई नशई है, पैसे नहीं कमाता, तो जब घर में फिर पैसे नहीं होते तो वो इस तरह से। तो मैंने कहा जो आपके बच्चे हैं, फिर मैंने उनका काफ़ी उनका इंटरव्यू जैसे करते हैं, मैं बैठ गई ज़मीन के ऊपर उनके साथ पालती लगा के। अब आप मुझे बताओ कि जिस बच्चे का फोकस सिर्फ किताब है और एक तो बच्चा है इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको पता ही नहीं है, ऑब्जर्वेशंस नहीं। अब मेरी सारी लर्निंग मेरी इर्द गिर्द की ऑब्जर्वेशन से, फिर जब मैंने वो पेंटिंग और बनाई, आपने जब अपनी स्टोरी का आगाज किया था तो आपने कहा कि मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट, बैक बेंचर स्टूडेंट थी। सो यस, ये बात और फिर आज प्रूफ होती अपने है ना कि 5 बहन भाइयों में मैं कंपेयर नहीं कर रही अपने आप को उनसे। ये मेरे पेरेंट्स के वर्ड्स हैं, और मेरी वालदा की डेथ के बाद उनके एक कलीग डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे ये बताया, हालांकि मेरी वालदा ने कभी मुझे ज़िंदगी में ये बात कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, और जब डॉक्टर वासिफ के साथ मेरी बात हुई तो वो मेरी माँ की बहुत ज़्यादा करीब और लंबे अरसे तक उनके साथ काम किया। उन्होंने कहा कि वो एक जुमला बोलती होती थी कि मंशा का शेर गुलसाना है। अच्छा। ये मेरी जो बेटी है ये माशरे में ऐसे चलती फिरती और वो अपना रोल प्ले कर रही है
जो एक हेल्दी सिटीजन को करना अच्छा, चाहिए। एंड पे आप अभी, क्योंकि हमें इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है, आखिर में आपको ये एक मैसेज जो आप आजकल के पेरेंट्स के नाम, आजकल की मदर्स के नाम देना चाहेंगी कि आपने तीनों चीज़ों पर काम करना है, बच्चे को क्रिएटिव भी बनाना है, बिल्कुल। उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो सोशली भी हाई हो, बिल्कुल। सोशली हाई कि वो लोगों से Interactive मिले रहे, जुले, लेकिन हाँ। उसके मैनर्स और मॉरल्स भी बहुत हाई हो। हाँ। इन तीन चीज़ों को साथ लेकर चलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसमें पेरेंट्स के नाम पैगाम और एकेडेमिया के हाँ। नाम पैगाम, दोनों हवालों से क्विकली बता दें। अच्छा जी, पेरेंट्स के लिए तो मैंने काफ़ी लंबी बात की, आजकल मैं जहाँ पे भी बात कर रही हूँ पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए कि एट द एंड पेरेंट्स प्लीज़ आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आप किसी रोबोट के साथ की ब्रिंगिंग अप नहीं कर रहे। आप जिस क्रीचर की ब्रिंगिंग अप कर रहे हैं वो एक ह्यूमन है, और अगर उस ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी को आप माइनस करते जा रहे हैं तो आप एक ह्यूमन को रोबोट बना रहे हैं। ये मत कीजिए प्लीज़। इस बात का ध्यान रखिए कि एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी हैं, मार्क्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर मैं यूनिवर्सिटी तक कर आई हूँ एवरेज मार्क्स के साथ तो आपका बच्चा भी कर लेगा, और उसमें कोई बड़ा उसमें मसला नहीं कोई होगा। बड़ा मसला नहीं आएगा। आज मैं आपके सामने एक चैनल पे बैठ के पेरेंट्स को और अपनी नेशन को अगर एड्रेस कर रही हूँ तो यकीनन आपका बच्चा भी एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद ये कर सकता है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ बच्चों के मैनरिज्म ऑफ लाइफ, मैनरिज्म ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट्स। प्लीज़ इसको फोकस में रखिए। अगर आपके बच्चे को उठने की, बैठने की, बात करने की तमीज़ है तो वो इंसान है। अगर वो 1000 नंबर ले रहा है तो ये चीज़ कहीं से भी उसको इंसान नहीं बिल्कुल बनाती। ठीक हो गया। स्कूल सिस्टम्स के साथ एक हम्बल Quickly, जोड़ के एक quickly. रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिलेबसेस को कट डाउन करके लाइफ स्किल्स और लाइफ ऑब्जर्वेशंस की तरफ बच्चों को ज़्यादा लाएं ताकि उनकी Exactly. क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप कर वंडरफुल सकें। मैसेज, Thank थैंक you. यू सो मच गुलसाना फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो, एंड आई होप कि हमारा ये पैगाम एकेडेमिया पेरेंट्स तक पहुंच चुका होगा और यूट्यूब के तवसत से बाद में भी पहुंच जाएगा कि इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।